हेलो ऑल ऑफ यू। आप कैसे हैं सभी? मैं ब्रजेश। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा कोशिका के बारे में। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था कोशिका के बारे में थोड़ा सा, और उसमें थोड़ा सा डेफिनीशन के बारे में बताए थे। कोशिका क्या है, कोशिका कैसी होती है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। थोड़ा सा डिले हो गया तो आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था इस लाइफ में, तो इसीलिए और वीडियो भी नहीं डाल पाए अभी तक, लेकिन अब ठीक है, बढ़िया है। तो आज से हम कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था, तो उसको आप थोड़ा सा देखना, और उसी का आज हम जो है पार्ट 2 बनाएंगे। दूसरा वीडियो होगा ये हमारा सेल्स का। तो उसके बारे में हम बताएंगे कि कोशिका कैसी होती है, कोशिका कैसी है। छोटी सी, सबसे छोटी कोशिका शायद मैंने बताया था कि माइकोप्लाज्मा सुने होंगे। सबसे बड़ी कोशिका हमारे शरीर के जो नर्व सेल होती है। उसके बाद आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि ये कोशिकाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होती हैं। तो अगर हम बात करें कि कोशिका में सबसे छोटी जो कोशिका होती है, फिर उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका होती है, या कोशिका के प्रकार कितने होते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि जो कोशिका के जो प्रकार हैं, कोशिका के प्रकार अगर कहा जाए कि मुख्य रूप से जो कोशिकाएं के जो प्रकार होते हैं, तो इसे तो हम सुने थे अभी तक, तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, नहीं तो बहुत प्रकार के कोशिकाएं होती हैं। अब यहाँ पर हम मेन पढ़ेंगे, इसे कंपटीशन में भी पूछा गया है कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आज से ध्यान देना कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। अब जैसे अगर कहा जाए कि कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ सेल, तो कोशिका के सबसे पहले प्रकार से होते हैं जिसको कहा जाता है, एक प्रकार से कोशिका है, और वह कोशिका है जिसको हम क्या बोलते हैं? पूर्व केंद्र किए कोशिका। पूर्व केंद्र किए कोशिका, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है कि जब हमारे पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, दुनिया में जब सबसे पहले कोई जीव आए, तो सबसे पहले वो कौन से आए थे? वो आए थे पूर्व केंद्रकीय वाले ही आए थे। अभी हम बात करते हैं कि पूर्व केंद्रकीय क्या होते हैं, सुकेंद्रकीय क्या होते हैं। फिर उसके बाद जैसे दूसरी कोशिका होती है, और उसको हम बोलते हैं, दूसरी कोशिका हमारी है जिसको कहा जाता है मीजो कैरियोटिक। मीजो कैरियोटिक सेल। अब मीजो कैरियोटिक क्या है, इसके बारे में हम भी बता रहे हैं। और तीसरा जो हम सब खूब पढ़ते हैं वो कौन सी होती है, जिसको कहा जाता है सुकेंद्रकीय कोशिका। सुकेंद्रकीय जो क्या है? यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक क्या है? तो यहाँ पर हमारे पास कितनी कोशिकाएं मिली? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पूर्व केंद्रकीय कोशिका, उसके बाद मीजोकैरियोटिक जो मध्य कैरियोटिक होते हैं, जो बीच के होते हैं, और सुकेंद्रकीय कोशिका क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्व केंद्रकीय कोशिकाएं क्या हैं। तो पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं में सबसे पहले पाई किस में जाती हैं? थोड़ा सा आज हम जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस करेंगे। उसके बाद जो है आगे का जो भी जितना भी होगा सेल ऑर्गेनल्स, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व केंद्रकीय कोशिका क्या है। कि इस प्रकार की कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं कि जिसमें सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि एक सेल्स होती है, सबको पता होगा थोड़ा बहुत कि सेल्स हम सब किसके बने हुए हैं? कोशिकाओं के। तो उस कोशिकाओं में जो अगर केंद्रक उपस्थित होता है, ये जो केंद्रक समझ लो, इसको न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस केंद्रक। तो जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे?
सुकेंद्रकीय कोशिका। और जिसमें केंद्रक नहीं है या इसके अंदर में अनेक ऐसे जो कोशिकांग होते हैं जो डबल लेयर्ड वाले होते हैं, जैसे लाइक दिस, जैसे माइटोकांड्रिया हो सकता है, लवक हो सकती हैं, अंतःप्रद्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकते हैं। तो अगर ये सब हैं तब वो कौन सी कोशिका हो गई? सुकेंद्रकी। और अदरवाइज हम कह सकते हैं कि अगर ये सब नहीं है, केंद्रक नहीं है, माइटोकांड्रिया नहीं है, अनेक प्रकार के कोशिकांग नहीं हैं, तो उस प्रकार की कोशिकाओं को क्या कहा जाएगा? पूर्व केंद्रकीय कोशिका। केवल इतना याद रखना है कि जिसमें केंद्रक ना हो और भी कोशिकांग ना हो वो कौन से हो जाते हैं? पूर्व केंद्रकीय कोशिका। अब दूसरी बात हम करते हैं कि मीजोकैरियोटिक सेल्स, मीजोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? तो इसमें एक प्रकार की ऐसी कोशिकाएं होती हैं कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होता है। अब ध्यान देना है कि ये क्या है, जिसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कैसे हैं? प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो कैसा होता है? हिस्टोन प्रोटीन का। या जो डीएनए है वह डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन ना हो, एक प्रकार का प्रोटीन है, और अगर वो प्रोटीन इसमें नहीं होता है, केंद्रक कला तो है लेकिन अगर इसमें हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है किसका बना होता है? दो तरीके के पदार्थों के, किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, और प्लस किसके बने होते हैं? डीएनए के। अभी जो प्रोटीन कौन सा? हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन। तो जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, केवल क्या है? डीएनए, और क्या है? केंद्रक कला होती है, तो ऐसी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? मीजोकैरियोटिक। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये रही बात पाए किस में जाते हैं, किस प्रकार की कोशिकाओं में होते हैं। तो ये जो होते हैं, जो एक प्रोटिस्टा का नाम है उसका नाम है डाइनोफ्लैजिलेट। कौन है? डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये किसके जीवधारी हैं? ये हैं हमारे प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जगत के एक ऐसा जीवधारी है कि जिसमें कौन सी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? वो मीजोकैरियोटिक होती हैं। तो दो समझ में आ गया। सबसे पहला कौन सा हुआ? पूर्व केंद्रकीय कोशिका। दूसरी कौन सी है? मीजोकैरियोटिक। मीजोकैरियोटिक में क्या होता है? जिसमें केंद्रक कला तो होती है लेकिन उसके अंदर में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है और केवल क्या होता है? डीएनए। तो ऐसे डीएनए को हम क्या बोलते हैं? नेक्ड डीएनए भी कहा जाता है, नग्न, नेक्ड डीएनए बोलते हैं। तो कौन से हो गए? किस में पाए जाते हैं? ये डाइनोफ्लैजिलेट्स में पाए जाते हैं। ये किसका मेंबर है? ये प्रोटिस्टा जगत का मेंबर होता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में। तो सुकेंद्रकीय कोशिका क्या है कि इस प्रकार की जो कोशिकाएं, क्योंकि सारी चर्चा हम किस पर करेंगे? सुकेंद्रकीय कोशिकाओं पर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हम बात करते हैं कि मेन हमें पॉइंट क्या याद रखना है कि ऐसी कोशिका जिसमें कौन प्रेजेंट हो? केंद्रक प्रेजेंट हो, उसके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो और उसके अंदर में अनेक प्रकार के कौन हो? जैसे इसको आप क्या समझ लो? माइटोकांड्रिया समझ लो। नेक्स्ट जैसे यहीं पर आप समझ लो इस तरीके से, ऐसे इसको क्या कह दिया जाए? अंतःप्रद्रव्यी जालिका, ये समझ लो। फिर जैसे इसी में कहा जाए ये जो है इसको आप हम क्या समझ ले? प्लास्टिड समझ ले, लवक समझ ले। अनेक प्रकार के, जैसे इसी में और भी एक प्रकार के हम पढ़ते हैं राइबोसोम। तो ध्यान देना है कि इसमें जो राइबोसोम होते हैं कौन से होते हैं? 80S टाइप के होते हैं। राइबोसोम में यस क्या होता है, 70 क्या है, 80 क्या है, आपको आगे इसके बारे में बताया जाएगा एक एक करके। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जानते हैं कि सुकेंद्रकीय, पूर्व केंद्रकीय कोशिका और कौन से हमको मिले? मीजोकैरियोटिक कोशिका मिले। तो तीन प्रकार के, अगर ऑप्शन में मान लो आता भी है कि कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ऑप्शन में दे 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, तो हमें किस पर टिक करना है?
3 प्रकार की कोशिकाओं पर टिक करना है। अब हम आज चलेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कि पूर्व केंद्रकीय कोशिका क्या है और सुकेंद्रकीय कोशिका क्या है। अब थोड़ा सा हम आज पढ़ेंगे अंतर कि सुकेंद्रकीय कोशिका में और पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं में कौन कौन से अंतर होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पढ़ेंगे फीचर, और फीचर किसका पढ़ेंगे, पूर्व केंद्रकीय कोशिका का और सुकेंद्रकीय कोशिका का। यहाँ पर हम क्या डाल दें, एक यहाँ पर लिख दें विशेषताएं, और दूसरा इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसको क्या बोल दिया जाए, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरा यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा क्या हो जाए, यूकैरियोटिक कोशिका। तो सबसे पहले हम विशेषता में आज हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले क्या होती हैं, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली सबसे पहला हम विशेषता किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, जिसको क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक में होता है कि नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी बात किया जाए तो ये कैसा होता है, ये सजीव कला होती है और ये दोनों में उपस्थित होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो कोशिका कला होती है या प्लाज्मा झिल्ली होती है तो वो किस में पाई जाती है, वो दोनों में होती है। दोनों में क्या पाई जाती है, इसकी उपस्थिति होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद है कोशिका भित्ति की बात करते हैं। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो कोशिका भित्ति की अगर बात किया जाए तो ये हम देखते हैं कि किसमें होते हैं और किसके बने होते हैं। तो जैसे यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में, तो ये किसके जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं तो उसमें कैसे होंगे, ये महीन परत के बनते हैं। जो प्रोकैरियोटिक बेसिकली यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे जीवाणु हो जाता है और बीजीय हो जाते हैं, इन सब का अध्ययन इसमें करते हैं। तो यहाँ पर कोशिका भित्ति जो होती है वो कैसी होती है, वो उपस्थित होती है, लेकिन कैसी होती है, ये होती है पतली भित्ति वाली होती है। अब अगर हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो ध्यान देना, यूकैरियोटिक का भी मैंने बताया था ना कि जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जिसमें केंद्रक प्रेजेंट होते हैं। तो केंद्रक के आधार पर अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे एक प्रकार से है जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यूकैरियोटिक में तो इसमें भी क्या होते हैं, इसमें कोशिका भित्ति कैसे होते हैं, उपस्थित होते हैं। लेकिन किसमें उपस्थित होते हैं, तो 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। कौन सी, एक है पादप कोशिका और दूसरी कौन सी है, जंतु कोशिका। अब हमें ध्यान देना है कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं तो पादप कोशिका में तो कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति
नहीं होती है। अब रही बात कि कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है, ये बनी होती है मुख्य रूप से कई प्रकार के पदार्थों से। सेलुलोज हो जाता है, हेमी सेलुलोज हो जाता है, काइटिन होते हैं। जैसे कवक की जो कोशिका होती है तो उसमें जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, वो काइटिन की बनी होती है। अब ध्यान देना, कंपटीशन में ये भी कई बार पूछा गया है कि ये सजीव होती है कि निर्जीव होती है, तो ये परत कैसी होती है, निर्जीव होती है, नॉन लिविंग होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान दिए रहना है। कैसी परत होती है, निर्जीव परत होती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कोशिका अंग है राइबोसोम। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा भाग कौन सा है, राइबोसोम। तो ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम किस प्रकार का होता है, ये होता है 70S टाइप का, 70। अब यस क्या है थोड़ा सा चलो बता देते हैं, आगे इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। एक वैज्ञानिक थे तो उनका नाम था स्वेडबर्ग वैज्ञानिक थे, जिसको हम बोलते हैं इस तरीके से स्वेडबर्ग। तो उन्होंने क्या किया कि इनकी एक उन्होंने एक मशीन लिया था, उस मशीन का नाम था अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, और उसमें उन्होंने राइबोसोम को डाल करके और स्पीड में घुमाया था, और उसी स्पीड के आधार पर कुछ राइबोसोम जब चले गए 70 टाइप में, 70 वाली नलिकाओं में चले गए, और कुछ चले गए 80 वाले में। तो जो चले गए 70 वाले में, तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार के राइबोसोम को हम क्या बोलेंगे, 70। और जो स्वेडबर्ग जो थे, उनका ये जो पहला अक्षर है, पहला नाम का जो पहला अक्षर है, वही क्या रख दिया गया, वो वास्तव में क्या है, यूनिट होती है, वो इकाई है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम होता है किस प्रकार का होता है, 70 प्रकार का होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम किस प्रकार का होता है, ये होता है 80S प्रकार का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कभी कभी पूछ लेते हैं कि 70 प्रकार के किस्में होते हैं और 80 प्रकार के किस्में होती हैं। तो 70 वाले किस्में हो गए प्रोकैरियोटिक में, और 80 वाले हो गए किसमें, यूकैरियोटिक में हो जाते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कोशिका अंग पर बात करते हैं कि ये किसमें होते हैं। अब रही बात कि नेक्स्ट कोशिका अंग है और उसका नाम है रिक्तिका। वैक्यूल हो जाता है। अब रिक्तिकाएं अगर हम प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में बात करते हैं, तो रिक्तिकाएं जो होती हैं प्रोकैरियोटिक में कैसी होंगी, अनुपस्थित होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। मतलब कि कैसी होती हैं, ये एब्सेंट होती हैं, इसमें नहीं पाई जाती हैं। फिर उसके बाद अगर हम यूकैरियोटिक में बात करते हैं, तो यूकैरियोटिक में रिक्तिकाएं इसमें कैसी होंगी, इसमें होती हैं उपस्थित, प्रेजेंट होती हैं। अब लेकिन ध्यान देना है, तो अगर यहाँ पर यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक में फिर से कितने प्रकार के, अभी मैंने बताया था ना 2 प्रकार के, कौन कौन से, एक तो होते हैं पादप कोशिका और एक होते हैं जंतु कोशिका। तो जो पादप कोशिका होती है, जो प्लांट सेल होती है पादप कोशिकाओं, तो पादप कोशिकाओं में ये जो रिक्तिकाएं होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, और लगभग संख्या में कितनी होती हैं, 1 होती हैं या 2 होती हैं। और पादप कोशिकाओं में लगभग ये 90% स्थान को ये घेरी रहती हैं। लेकिन जंतु कोशिकाओं में या तो ये बहुत छोटी होंगी, या वो अनुपस्थित होंगी, या किसी किसी में हो सकती हैं। जैसे देखो, अगर हम पढ़ते हैं कि छोटी सी, जैसे प्रोटिस्टा में हम नाम सुने होंगे पैरामीशियम का, तो पैरामीशियम में जैसे ऊपर क्या होते हैं 2 तरीके के, एक सीबी जिसको संकुचनशील रिक्तिका कहते हैं, वहाँ भी होती है। अगर अमीबा की बात करते हैं उसमें खाद्य रिक्तिका, खाद्य धानी, ये सब सुने होंगे। तो इस प्रकार की कोशिकाओं में यहाँ पर तो पादप कोशिकाओं में है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं होते हैं, या होते हैं बहुत छोटे होते हैं, संख्या में थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। तो ये 2 प्रकार की रिक्तिकाएँ हो गई। अगर प्रोकैरियोटिक में बात किया जाए तो इसमें कैसे होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, और यूकैरियोटिक में कैसे होते हैं, वो उपस्थित होते हैं। अब हम नेक्स्ट कोशिका अंग की बात करते हैं। अब जैसे है 5वां होगा हमारा
और वो कौन है? अंतः प्रद्रव्ययी जालिका, और इसको हम कहते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अंतःप्रद्रव्ययी जालिका की बात किया जाए तो प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में, तो ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें अंतःप्रद्रव्ययी जालिका नहीं पाई जाती है। ठीक, ध्यान देना है कि जो अंतःप्रद्रव्ययी जालिका वो किस में नहीं होंगे? यूकैरियोटिक में नहीं होंगे। इसके बारे में बताएंगे कि ये है क्या। और इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें ये उपस्थित होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित कह सकते हैं। अब आगे चलेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी संख्या कैसे होती है, कहाँ पर बिखरे रहते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं। बेसिकली अगर बात किया जाए तो ये कहाँ से जुड़े होते हैं? ये केंद्रक में, केंद्रक कला से लेकर के, जैसे ही इस तरीके से यहाँ से तो केंद्रक कला से लेकर के कहाँ तक? कोशिका कला तक ये फैले रहते हैं। और इसी में राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो राइबोसोम के आधार पर इसको हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक को बोल दिया जाता है RER और दूसरा क्या होता है? SER। अब RER क्या होता है? जिसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो अंतःप्रद्रव्ययी जालिका कि जिस पर कौन प्रेजेंट हो? राइबोसोम उपस्थित होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? RER। और जिस पर नहीं होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? SER। और इसी में एक काम और करते हैं, स्थानांतरण का काम करते हैं। तो इसके आधार पर ये भी एक और प्रकार के हो जाते हैं जिसको बोलते हैं TER, ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अंतःप्रद्रव्ययी जालिका हो गया, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें नहीं होते हैं, जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें उपस्थित होते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट कोशिकांग की बात करते हैं, 5वां हो गया। अब छठे की बात करते हैं। छठा कोशिकांग देखते हैं और क्या क्या इसमें होता है, क्या नहीं होता है। फिर है बहुत इम्पोर्टेंट और उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सभी सुने होंगे कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है। आगे इसके बारे में पढ़ाएंगे तो आपको इसको लगभग करीब जो है 10 नाम बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के कौन कौन से नाम होते हैं। तो एक थोड़ा सा वैसे हम सुने होंगे कि जैसे कहते हैं ना इसको कि ये ऊर्जा उत्पन्न करने वाला आर्गन्स होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ऊर्जा घर कहते हैं कोशिका का। तो पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। और स्व अर्धसंरक्षी अंग होता है, ये स्वयं नया माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं बना सकता है। तो इस प्रकार की क्षमताएं इसमें भी होती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर इसकी बात किया जाए कि इसमें होते हैं कि नहीं होते हैं, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसमें नहीं पाए जाते। इसमें कैसे होंगे? एब्सेंट होते हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें कैसे होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ध्यान देना है, कुछ अपवाद की बात है। जो यूकैरियोटिक में कौन सी कोशिका है? जंतु। और जंतु कोशिका में एक जो हमारे शरीर में मैच्योर RBC होता है, RBC। तो RBC में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं तो जंतु, क्योंकि किस में आ रहे हैं हम सब? यूकैरियोटिक में आ रहे हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में होते हुए भी हमारे शरीर में जो कोशिका होती है उस कोशिका में कौन? RBC, रेड ब्लड कार्पसिल्स सुने होंगे, सबको पता होगा। किसी कारण जो हमारा ब्लड लाल सा होता है, लाल काहे होता है? इसमें भी एक प्रकार के पिगमेंटेड हीमोग्लोबिन होते हैं, तो इसके कारण लाल हो जाता है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें तो होते ही नहीं है। लेकिन इसमें जंतु कोशिकाओं में, अदर कोशिकाओं में तो होते हैं, लेकिन जंतु कोशिका के जो RBC सेल होता है इसमें नहीं पाए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कोशिकांग के बारे में कि भाई और देखते हैं कौन कौन सा है। ये छठा था। अब उसके बाद ये नेक्स्ट कोशिकांग और कौन कौन से इसमें नहीं पाए जाते हैं। फिर जैसे हैं इसमें कि सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं जिसको कहा जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स।
तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा कि कौन कौन से इसमें होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें नहीं होती हैं और इसमें उपस्थित होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। अब एक नए कोशिकांग की बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट है बहुत इम्पोर्टेंट, जिसको एक नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? लयनकाय। लयनकाय को और क्या कहते हैं? लाइसोसोम्स। सुने होंगे कि इसको क्या कहा जाता है? सोसाइटियल पाउच बोलते हैं, बैग बोलते हैं। ये स्वयं क्या करता है? स्वयं को नष्ट कर देता है। स्वयं को कैसे नष्ट करेगा कि जब कोशिका के अंदर में होते हैं अपने को खाएंगे और उसके बाद अन्य को भी खाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब कुछ नहीं बचेगा तो अपने आप क्या होंगे? समाप्त हो जाते हैं। तो लयनकाय जो लाइसोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं इसमें ये उपस्थित होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें और भी कौन कौन से जो है पदार्थ होते हैं। सबसे पहले अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा सबसे महत्वपूर्ण, जिसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक। तो जो केंद्रक होता है, अभी तो शायद स्टार्टिंग मैंने इसी के बारे में बात किया था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक पाए जाते हैं। अब ध्यान देना है, यहाँ पर केंद्रक की बात किया जाए तो जो प्लांट सेल होती है, पादप कोशिका है, तो पादप कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो कहाँ पर होता है? साइड में होता है, परिधि में होता है। काहे होता है? क्योंकि इसमें बड़ी सी जो रिक्तिका होती है वो लगभग 90% भाग को घेरे रहती है, इसीलिए केंद्रक कहाँ पर चले आते हैं? साइड परिधि में चले आते हैं। लेकिन जो जंतु कोशिका की बात करते हैं तो जंतु कोशिका में केंद्रक कहाँ पर होते हैं? बीच में होते हैं। तो यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उसमें केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है जो श्वसन एंजाइम। तो श्वसन एंजाइम क्या है भाई? जो श्वसन के भाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 9 और कौन सा होगा? ये 10वां होगा, 10वां कोशिकांग। जिसको क्या कहा जाएगा? श्वसन एंजाइम। तो श्वसन एंजाइम इसमें कहाँ पर होते हैं? इसमें ध्यान देना है, दोनों में होते हैं, लेकिन कहाँ पर होते हैं? जैसे देखो, मान लो कि ये एक प्रकार की क्या है? जीवाणु कोशिका है और इस जीवाणु कोशिका में यहाँ पर जो कोशिका कला होती है यहीं पर एक ऐसे अंग होते हैं और यहीं पर क्या होते हैं? श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं, जो कहाँ पर उपस्थित हैं? इसका क्या नाम है? इस वाले को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली, या इसे क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली में ये जो भाग होता है यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? श्वसन एंजाइम। श्वसन एंजाइम किस में इन्वॉल्व करते हैं? जो श्वसन की क्रियाओं में सहायता करते हैं। अब अगर हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक में कहाँ पर होते हैं? तो जो यूकैरियोटिक में सबसे महत्वपूर्ण, अभी मैंने बात किया था, ये जो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो ये जो दोनों कलाएं हो गई, तो इस कलाओं के बीच में यहाँ पर एक एंजाइम भरा होता है और यहाँ पर भी श्वसन एंजाइम होते हैं जो श्वसन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यहाँ पर ये जो आंतरिक जो झिल्ली होती है, आंतरिक कला होती है, यहाँ पर कुछ टेनिस के रॉकेट के समान रचनाएं पाई जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? F1 कण कह देते हैं या और भी ऑक्सीसोम कह देते हैं। तो यहाँ पर श्वसन एंजाइम होते हैं और इसी में किसका निर्माण होता है? ATP नामक ऊर्जा का निर्माण होता है। तो जंतु कोशिका में
या पादप कोशिकाओं में या प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक में कहाँ पर होते हैं, कोशिका झिल्ली में होते हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वहाँ पर श्वसन एंजाइम कहाँ पर होते हैं, तो इस वाले माइटोकॉन्ड्रिया में। सिंपल वे में हम क्या कह सकते हैं, तो किस में होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि और कौन कौन से जो भाग होते हैं। अब जिस तरीके से गतियाँ होती है, अब अगर गतियों की बात करें, 11वां होगा जीव द्रव्य की गति। तो जीव द्रव्य की जो गति है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गतियां नहीं होती हैं। फिर उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें जो जीव द्रव्य होता है उसमें क्या होती है, गति होती है। इसके बारे में पढ़ाया जाएगा कि गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। जैसे जीव द्रव्य जैसे भ्रमण करते हैं, पूरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोशिका के अंदर में इधर उधर गति करते हैं, या एक ही दिशा में गति करते हैं, तो या कशावकीय गति करते हैं, सिलिएटेड गति। तो अनेक प्रकार की जो गतियाँ होती हैं तो वो यूकैरियोटिक वाले में जीव द्रव्य की गतियाँ होती हैं, और जो प्रोकैरियोटिक होती हैं उसमें जीव द्रव्य की गतियाँ नहीं होती हैं। तो शायद मैंने आपको 10-12 पॉइंट बता दिया होगा कि इसमें से कौन कौन सी इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम कैसे अंतर बता सकते हैं। अब इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण तो हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आते कौन हैं। इसको न जाने पूरा पढ़ने कोई मतलब ही नहीं है, समझ में ही नहीं आएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 12वें पॉइंट की। अब इसमें किसकी बात किया जाए, एग्जाम्पल की बात कर दिया जाए, उदाहरण की। तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं, तो इसमें जैसे सबसे पहले हम जितने भी जीवाणु को पढ़ेंगे, जितने भी जीवाणु हैं वो सब किस में आ जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है एक प्रकार से उसका नाम है BGA। BGA क्या है, जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको कहा जाता है नीली हरी शैवाल, और इसी को शॉर्ट में क्या बोल देंगे, BGA। तो जीवाणु नीली हरी शैवाल। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं, जो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं, वो सब किस में आ जाते हैं, ये सब आ जाएंगे प्रोकैरियोटिक में। इसी में एक और है जिसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटी कोशिका भी मानी जाती है। तो इस प्रकार के भी किस में आ जाते हैं, ये प्रोकैरियोटिक में। अब उसके बाद हम इसमें बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, कौन कौन सी कोशिकाएं के होते हैं। तो ध्यान रखना है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं और जितने भी जंतु हैं, आप पेड़ पौधे में कोई भी पेड़ पौधे का नाम ले सकते हो, जंतुओं में किसी भी जंतुओं का नाम ले सकते हो। तो इन सब प्रकार की कोशिकाएं सब किस में आती हैं, ये प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक में कौन कौन हो गए, ये सब हो गए, और यूकैरियोटिक में कौन आ जाते हैं, ये सब हो जाते हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिकाएं आ जाती हैं। शायद आई थिंक समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर कैसे हम पता लगाएंगे और कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। बाकी और भी जो कोशिकांग होते हैं, जितने भी आपको इसमें लगभग 4-6 बताए गए, और भी जो बताया जाएगा वो सारा हम किस में पढ़ेंगे, वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पढ़ेंगे। अब ये है दूसरा, अभी इसके बारे में और भी हम नया वीडियो और भी डालेंगे, पहले इसको देखना और समझ में आएगा तो एक दूसरे को आप ज़रूर बताना। हो सकता हो कि हमारी वजह से या आप सबके शेयर करने की वजह से उनको समझ में आ जाए, उनको लाभ मिल जाए। थैंक यू सो मच। इसको देखना और एक दूसरे को ज़रूर बताना। बाय।